हेलो बच्चों, माय नेम इज मोहक अग्रवाल। बच्चों, आपके लिए एक और नया सेशन लेके आया हूं मैं आइसोमेरिज्म का। इस सेशन में हम लोग बात करेंगे ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म इन साइक्लोएल्केन्स, ऑक्साइम्स एंड एजो कंपाउंड्स। इससे जस्ट पिछले सेशन में ही मैंने आपको पहला पार्ट कवर किया था ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म इन एल्कीन्स का, जैसे मैंने आपको एल्कीन्स के अंदर कैसे कंडीशन देखी जाती है ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म की, कि क्यों अराइज हुआ ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म और कितने तरीके के होते हैं, वो सारी चीजें मैंने आपको कवर करा दी हैं इन एल्कीन्स। क्लियर है? मेन एक ही कारण था कि रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन मिल रही थी कार्बन और कार्बन के बॉन्ड में, इसी वजह से ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म अराइज हुई थी। सिमिलर कंसेप्ट यहां पर भी चलेगा। साइक्लोएल्केन्स में भी किसी वजह से कार्बन और कार्बन के बॉन्ड में रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन मिल रही होगी, तभी ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म अराइज हो रही होगी। सेम कंसेप्ट चलता है, बस थोड़ा सा फर्क है साइक्लोएल्केन्स में और एल्कीन्स में। क्लियर है? तो ध्यान से सुनना, इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, उम्मीद करूंगा समझ अभी तक जरूर आया होगा। क्लियर है? तो नोट करते चले साथ साथ। हम बात कर रहे हैं सबसे पहले बेटा ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म इन साइक्लोएल्केन्स। दूसरा पार्ट है ये, पहला मैंने आपको कवर करा दिया ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म इन एल्कीन्स। क्लियर है? एक्सक्यूज मी। तो ध्यान से सुनना, क्या साइक्लोएल्केन्स शो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म ड्यू टू रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन। किसकी वजह से? रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन होने की वजह से। अबाउट कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड बिकॉज ऑफ साइक्लिक स्ट्रक्चर। असल में मैंने आपको पहले ही बताया है, कार्बन कार्बन अगर सिंगल बॉन्ड होता है तो रोटेशन फ्री होती है, बट स्टिल साइक्लोएल्केन्स में कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड होने के बावजूद भी रोटेशन रिस्ट्रिक्टेड मिली। क्यों? क्योंकि वहां पर ये कार्बन एक दूसरे से एक साइक्लिक मैनर में जुड़े होते हैं। किसकी मैनर में? जैसे साइक्लोप्रोपेन है, ये सिंगल बॉन्ड से साइक्लिक मैनर में ज्वाइंट है। भले ही यहां पर सिंगल बॉन्ड है, बट आप इस कार्बन को इस कार्बन के अबाउट रोटेट नहीं कर सकते, नहीं तो आपको पूरी साइकिल ब्रेक करनी पड़ेगी। तो यहां पर क्यों आ रही है रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन? बिकॉज ऑफ साइक्लिक स्ट्रक्चर। भले ही सिंगल बॉन्ड है, बट साइक्लिक स्ट्रक्चर होने की वजह से ये कार्बन अपने सिंगल बॉन्ड के अबाउट रोटेट नहीं कर सकता। क्लियर है? तो अब रोटेट करेगा नहीं, रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन आएगी, तो ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स कैसे पीछे रह जाएंगे? तो वही वाली बात है। तो साइक्लोएल्केन्स शो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म ड्यू टू रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन अबाउट कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड बिकॉज ऑफ साइक्लिक स्ट्रक्चर। भले ही कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है, बट साइक्लिक स्ट्रक्चर आने की वजह से रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन मिलती है, जिसकी वजह से ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म आती है। दैट्स इट, सिंपल कंडीशन। ठीक है? तो अब कैसी कंडीशन होनी चाहिए? जैसे एल्कीन्स में बताया था कि उनके पर्टिकुलर sp2 कार्बन से दोनों डिफरेंट ग्रुप जुड़ने चाहिए। अब यहां पर भी कुछ कंडीशन है क्या उसी प्रकार की? बिल्कुल है। तो सुनना गया, कंडीशन कब होगी? केवल साइक्लिक होना ही काफी नहीं है, इस टाइप की कंडीशन भी होना जरूरी है। क्या? प्रेजेंस ऑफ एटलीस्ट 2 सब्स्टिट्यूटेड ग्रुप और एटम मस्ट बी प्रेजेंट एट 2 डिफरेंट कार्बन। क्या? कम से कम 2 सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप या सब्स्टिट्यूटेड ग्रुप या फिर एटम प्रेजेंट होने चाहिए 2 डिफरेंट कार्बन में। अगर कोई साइक्लिक स्ट्रक्चर है जैसे कि ये, क्लियर है, इसमें कोई भी 2 डिफरेंट कार्बन पे, एक पे नहीं बात कर रहा हूं, कोई भी 2, जैसे मैंने ये मान लिया और ये मान लिया, इस पे या तो कोई एटम जुड़ना चाहिए या कोई ग्रुप जुड़ना चाहिए। क्लियर है? या तो 2 डिफरेंट एटम्स ज्वाइन हो जाए या फिर कोई ग्रुप ज्वाइन हो जाए, कोई ग्रुप ज्वाइन हो जाए, बट ये ध्यान रखना डिफरेंट कार्बन के ऊपर एटलीस्ट 2 तो होने ही चाहिए, उससे ज्यादा हो तो कोई मतलब नहीं है। हमें 2 की कंडीशन याद रखनी है। तो वही लिखा है, प्रेजेंस ऑफ एटलीस्ट 2 सब्स्टिट्यूटेड ग्रुप और एटम। क्लियर है? एट 2 डिफरेंट कार्बन। तो वही लिखा है, कम से कम 2 सब्स्टिट्यूटेड ग्रुप या 2 एटम होने चाहिए उस साइक्लिक कंपाउंड के अंदर, और वो भी 2 डिफरेंट कार्बन के ऊपर। सिंपल एग्जांपल है, देखो साइक्लोप्रोपेन CH2 C साइक्लोप्रोपेन, इस पे मैंने एक CH3 जोड़ दिया, इस पे मैंने एक CH3, तो 2 डिफरेंट कार्बन पे 2 सब्स्टिट्यूट जुड़े हुए हैं अलग अलग, एक ये रहा एक ये रहा। क्लियर है? अभी सेम भी हो सकता है, उससे मुझे कोई मतलब नहीं, बट 2 डिफरेंट कार्बन पे प्रेजेंट होने चाहिए, या तो ग्रुप या कुछ एटम। तो इस कंडीशन में हमारे पास 2 पॉसिबिलिटी आती है, एक ट्रांस की, एक सिस की। देख ले, ऑपोजिट साइड में है ट्रांसफॉर्म, सेम साइड में है सिस फॉर्म। दैट्स इट, सिंपल कंडीशन है, याद रखनी है। ऑपोजिट साइड में होंगी तो ट्रांस और सिमिलर साइड में होंगी तो सिस। असल में सिंपल कंडीशन है, याद रखनी है आपको। क्लियर है?
तो साइक्लिक होने के साथ साथ ये वाली कंडीशन भी कि दोनों डिफरेंट कार्बन पे एक एक ग्रुप या एटम बैठा हुआ होना चाहिए। इसी तरीके से साइक्लोहेक्सेन के अंदर यहाँ पे देख, अब ये वाली मैंने कैसे बॉन्ड बनाया बेटा, याद रखना इन लाइंस को हम कहते हैं वेज लाइन। कैसी लाइन? वेज। और इन लाइंस को हम कहते हैं डैश लाइन। इसका मतलब होता है ये वाला जो बॉन्ड है वो अबव द प्लेन है, और इसका मतलब होता है ये वाला जो बॉन्ड है बिलो द प्लेन, मतलब प्लेन के अंदर की तरफ। क्लियर है? तो अब जरा ध्यान से सुनना, साइक्लोहेक्सेन है, ये दोनों OH बैठे हैं दो डिफरेंट कार्बन के ऊपर। क्लियर है? और ये दोनों OH अबव द प्लेन है, सेम साइड में, तो डेफिनेटली कौन सी फॉर्म होगी? सिस। इसी तरीके से ये दोनों OH साइक्लोहेक्सेन में दोनों अंदर की तरफ बैठे, कौन सी फॉर्म होगी? सिस। इसी तरीके से एक OH बाहर की तरफ है, ये वाला OH अंदर की तरफ है, ऑपोजिट साइड में, तो कौन सी फॉर्म होगी? ट्रांस। तो सिंपल कंडीशन याद रखनी है, यहां पर कार्बन और कार्बन का जो सिंगल बॉन्ड है वो रिस्ट्रिक्टेड है। क्लियर है? और इन कार्बन के ऊपर क्या सब्स्टिट्यूटेड ग्रुप या एटम बैठा हुआ है, और दोनों डिफरेंट कार्बन के ऊपर बैठा है। रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन होने का कारण इसका साइक्लिक स्ट्रक्चर, इसका साइक्लिक स्ट्रक्चर। क्लियर है? हाँ या ना? अब वही कंसेप्ट सिस और ट्रांस का, सेम साइड में तो सिस, ऑपोजिट साइड में तो ट्रांस। इसी तरीके से एक साइक्लोब्यूटेन का केस देखिए रहा, इसमें भी यही कंडीशन मिलती है। यहां पर देख CH2, देखना जरा ध्यान से, CH2 ये C, ये देख दो डिफरेंट कार्बन, एक क्लोरीन ये रहा, एक क्लोरीन ये रहा, ऑपोजिट साइड में है ट्रांस। इसी तरीके से CH2 C, क्लोरीन सेम साइड में है तो सिस फॉर्म। तो बेसिक कंडीशन है, दिमाग लगाएंगे तो आएगा जरूर। क्लियर है? क्या साइक्लिक स्ट्रक्चर होने की वजह से कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड की रोटेशन रुक जाती है, और इसी वजह से ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म आती है साइक्लोएल्केन्स में। क्लियर है? क्या कंडीशन है? दो डिफरेंट कार्बन पे क्या कम से कम दो एटम या ग्रुप बैठे हुए होने चाहिए। क्लियर है? कम से कम दो। ठीक है? अब आप सोचो केवल एक CH3 बना दो, यहाँ पे HH कर दो तो कुछ नहीं आएगी, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म आएगी नहीं। क्लियर है? तो ये कंडीशन आपको याद रखनी पड़ेगी साइक्लोएल्केन्स के अंदर ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म की। इतनी सी बात थी, और कुछ है ही नहीं इसके अलावा, और कुछ है ही नहीं इसके अलावा। ठीक है? तो बेटा उम्मीद करूंगा साइक्लोएल्केन्स के अंदर ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म क्लियर होगी। अब मैं बात कर रहा हूं ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म की इन ऑक्साइम्स। तो मैंने आपको बताया हुआ है पहले किस किस में मिलती है, एल्कीन्स में, साइक्लोएल्केन्स में, ऑक्साइम्स में, एजो कंपाउंड्स में। क्लियर है? तो वही तीसरा पॉइंट चल रहा है, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म इन ऑक्साइम्स। अब बेटा ऑक्साइम्स होते क्या है? सिंपल कंडीशन है बेटा, जब कोई कार्बोनिल कंपाउंड हाइड्रोक्सिल अमीन के साथ रिएक्ट करता है, कार्बोनिल कंपाउंड आपको पता है कौन होते हैं? एल्डिहाइड और कीटोन। इनको जब हम रिएक्ट कराते हैं किसके साथ? NH2OH के साथ, दिस इज कॉल्ड हाइड्रोक्सिल अमीन। इसके साथ रिएक्ट कराते हैं तो एल्डिहाइड और कीटोन दोनों इसके साथ रिएक्ट करके ऑक्साइम्स की फॉर्मेशन करते हैं। किसकी फॉर्मेशन करते हैं? ऑक्साइम की। अब दोनों केस में अलग अलग बनता है, एल्डिहाइड के केस में एल्डोक्साइम बनता है, कीटोन के केस में कीटोक्साइम बनता है। ठीक है? सिंपल सी कंडीशन है। तो कार्बोनिल कंपाउंड की रिएक्शन होती है, ये है कार्बोनिल कंपाउंड बेटा। अब ये दोनों हो सकता है, एल्डिहाइड भी या कीटोन भी, ये C डबल बॉन्ड O है ये। क्लियर है? दिस इज द कार्बोनिल कंपाउंड, दिख रहा होगा ये कार्बोनिल कंपाउंड है। क्लियर है? और यही भी पड़ोस में NH2OH बैठा है, तो ये कार्बोनिल कंपाउंड, ये हाइड्रोक्सिल अमीन, दोनों रिएक्ट करेंगे तो क्या होगा? कार्बोनिल कंपाउंड का तो ऑक्सीजन और NH2OH का हाइड्रोजन H2 वाला। ठीक है ना? ये दोनों वाटर की फॉर्म में एलिमिनेट हो जाते हैं। किसकी फॉर्म में? H2O, वाटर की फॉर्म में एलिमिनेट हो जाता है। ये रहा वाटर बन गया, और कुछ नहीं, ये कार्बन डायरेक्ट इस नाइट्रोजन से डबल बॉन्ड की मदद से जुड़ जाता है, और ये फॉर्मेशन होती है, और इसी को हम ऑक्साइम कहते हैं। क्या कहते हैं? ऑक्साइम कहते हैं। दैट्स इट। तो ऑक्साइम के अंदर अब हम ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म देखें। क्यों आई? सिंपल रीजन, कार्बन नाइट्रोजन के बीच में डबल बॉन्ड मिलता है, जिसकी वजह से रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन है, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म आएगी। दैट्स इट। क्लियर है? तो अब एल्डिहाइड को रिएक्ट कराया एक बार मैंने, कीटोन को। एल्डिहाइड में क्या होगा? RCHO, मतलब इस कार्बन से एक तो H जुड़ रहा होगा, एक R, तो ये रिएक्ट किया NH2OH के साथ, वापस से वही वाटर निकला, यहाँ पर NH2 का हाइड्रोजन निकाल लिया और एल्डिहाइड का ऑक्सीजन, वाटर निकला, जॉइन हो गए, और क्या बन गया? एल्डोक्साइम बन गया। क्या बन गया? एल्डोक्साइम बन गया। दैट्स इट, सिंपल कंडीशन। इसी तरीके से कीटोन की रिएक्शन कराई हाइड्रोक्सिल अमीन के साथ, कीटोन का O आया और NH2OH का हाइड्रोजन आया, वाटर निकल गया वापस से। क्या निकल गया? वाटर। और कीटोन रिएक्ट कर गया हाइड्रोक्सिल अमीन के साथ, तो क्या बन गया? कीटोक्साइम बन गया। क्या बन गया? कीटोक्साइम। है दोनों ही ऑक्साइम्स, है दोनों ही ऑक्साइम्स,
क्योंकि ये दोनों और कुछ नहीं कार्बोनिल कंपाउंड है और हाइड्रोक्सिल अमीन के साथ रिएक्ट करेंगे तो डेफिनेटली ऑक्साइम्स ही बनाएंगे। एल्डिहाइड के साथ बनता है एल्डोक्साइम और कीटोन के साथ बनता है कीटोक्साइम। सिंपल कंडीशन है, याद रखिए। अब बात आती है कि इसके अंदर ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म दिखती कैसे, कैसे बताते हैं, सिस और ट्रांस की कंडीशन बनती है या कुछ और बनता है, वो सारी बातें करेंगे। अब ऑक्साइम समझ में आना चाहिए। सिंपल कंडीशन है, कार्बोनिल कंपाउंड जब हाइड्रोक्सिल अमीन के साथ रिएक्ट करता है ऑक्साइम बनता है। और हाँ याद रखना, इस रिएक्शन का जो मीडियम होता है वो माइल्ड एसिडिक मीडियम में कंडीशन चलती है। कैसी मीडियम? माइल्ड एसिडिक मीडियम में रिएक्शन चलती है। दैट्स इट, क्लियर है। एल्डिहाइड के साथ एल्डोक्साइम, कीटोन के साथ कीटोक्साइम। तो पहले मैं एल्डिहाइड के एल्डोक्साइम्स में दिखाऊंगा ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, फिर कीटोक्साइम में दिखाऊंगा। कैसे डिसाइड करते हैं? कंडीशन देखना, ठीक है ना। कंडीशन सुनना, क्या? ऑक्साइम्स शो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म ड्यू टू रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन। किसकी वजह से? रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन की वजह से। कौन सी रोटेशन बेटा? रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन मिलने की वजह से, ठीक है ना। किसके अबाउट? कार्बन नाइट्रोजन डबल बॉन्ड के अबाउट। दैट्स इट, क्लियर है। तो अगर ऐसी कंडीशन आती है तो वहां पर हमें ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म देखने को मिलती है, क्लियर है। तो सबसे पहले मैं बात करूंगा एल्डोक्साइम के केस में, क्लियर है। तो मैंने एक एसिटल डॉक्साइम बनाया। क्या किया? ये असल में एसिटल डिहाइड होगा। ये कौन होगा? देख ले, बना दे रहा हूं, इस वाले के केस की बना रहा हूं, रिएक्शन भी दिखा दे रहा हूं आपको। वाटर निकल गया ये, ठीक है। तो ये वाली कंडीशन बना रहा हूं, इसके लिए बात कर रहा हूं, एसिटल डॉक्साइम की बात कर रहा हूं। ये बना रखा है मैंने, ठीक है। तो इसके केस में दो कंडीशन बनाई है, एक बनाया मैंने सिन, एक बनाई है एंटी। अब सिन और एंटी डिसाइड करते हैं हम बेटा OH और हाइड्रोजन की पोजीशन के हिसाब से। एल्डोक्साइम में हम इस OH और इस हाइड्रोजन को देख के चलते हैं बच्चे, इस OH और इस हाइड्रोजन को देख के चलते हैं। अगर ये OH और हाइड्रोजन सेम साइड में होते हैं, क्योंकि एल्डोक्साइम में बेटा तो हाइड्रोजन तो आएगा ही आएगा भाई, क्लियर है। तो एल्डोक्साइम में तो हाइड्रोजन तो आएगा ही आएगा ऊपर वाले में, क्लियर है। तो कुछ नहीं, एल्डोक्साइम के केस में हम इन OH और हाइड्रोजन को देख के चलते हैं। अगर ये OH और हाइड्रोजन सेम साइड में है तो वो सिन कंडीशन बनती है, और वहीं पर ये OH और हाइड्रोजन ऑपोजिट साइड में तो एंटी। यहां पर सिस ट्रांस की बात नहीं चलती, यहां पर सिन और एंटी, आई मीन एंटी की बात चलती है। किसकी? सिन और एंटी की बात चलती है। सिन कंडीशन मतलब हाइड्रोजन एंड OH सेम साइड में, एंटी मतलब हाइड्रोजन एंड OH ऑपोजिट साइड में। तो नाम सिन एसिटल डॉक्साइम, इसका नाम एंटी एसिटल डॉक्साइम। दैट्स इट, सिंपल कंडीशन है। तो सिन का मतलब क्या है? हाइड्रोजन एंड OH प्रेजेंट ऑन सेम साइड। एंटी का मतलब क्या है? हाइड्रोजन एंड OH प्रेजेंट ऑन ऑपोजिट साइड। सिंपल कंडीशन, क्लियर है, हाँ या ना? तो समझ में आ गए होंगे। ऐसे और भी बहुत सारे एल्डिहाइड है, बना लेना, अपने आप आंसर आ जाएगा आपको। H और OH को देखना है बस, दैट्स इट, क्लियर है। एक बार क्वेश्चन आया, क्या फॉर्मल्डिहाइड में भी देख सकते हैं? फॉर्मल्डिहाइड ये रहा, देखिए HCHO, इसी तरीके से यहां पर बना दिया प्रोडक्ट मैंने, HC डबल बॉन्ड NOH, ठीक है ना। तो पूछा गया क्या इस ऑक्साइम के केस में भी हमें ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म देखने को मिलेगी? बिल्कुल नहीं मिलेगी लाला, बिल्कुल नहीं मिलेगी। क्यों? अकल लगाओ, क्योंकि यहां पर इस कार्बन से दोनों आगे पीछे H है। मतलब अगर मैं डायग्राम बनाऊंगा तो वो कुछ इस तरीके का डायग्राम बनेगा। तो अब मैं कैसे बता सकता हूं कि ये OH H ऑपोजिट है या ये OH और H सेम साइड में? तो बेटा फॉर्मल्डिहाइड के केस में अगर ऑक्साइम बनता है तो उसके केस में हम ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म नहीं देख पाते। तो वो लिखा है नोट, फॉर्मल्डिहाइड डू नॉट शो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म बिकॉज बोथ द कंपाउंड्स आर आइडेंटिकल। अगर मैं ऐसे सिन बोल दूं या इसको एंटी बोल दूं तो वो एक ही बन के आएगा बेटा, क्योंकि वहां पर ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म की हम बात ही नहीं कर पाते हैं। क्योंकि मैं कैसे बता सकता हूं ये OH और H सेम साइड में, या सिन फॉर्म बोलूं या से एंटी फॉर्म बोलूं, तो हम बता नहीं सकते। तो इसलिए फॉर्मल्डिहाइड के केस में हमें, या फॉर्मल्डिहाइड के ऑक्साइम के केस में हमें ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म नहीं मिलती, नहीं मिलती, नहीं मिलती। जेई का क्वेश्चन है, पूछा गया हुआ है, जेई में आया हुआ है क्वेश्चन है, क्लियर है। ऐसा कौन सा एल्डिहाइड है जो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, आई मीन ऐसे कौन से एल्डिहाइड का ऑक्साइम है जो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो नहीं करता? एक ही है, फॉर्मल्डिहाइड, दैट्स इट, क्लियर है। वहीं पे कीटोक्साइम का केस देखो भाई, कीटोक्साइम के केस में कैसे देखेंगे तो वो देखना भाई। कीटोन बना लिया, जैसे ये बना दिया मैंने, क्लियर है। 2 3 4 ब्यूटेनोन है, ये ब्यूटेनोन से बनाया, जैसे ये ना CH3 सिंगल बॉन्ड C, यहाँ पे C2H5 C डबल बॉन्ड लो। अब यहाँ पर क्या? H2NOH हाइड्रोक्सिल अमीन, वाटर निकल गया, ये वाला दिख गया होगा क्या बन गया, ये इससे NOH ज्वाइन हो गया, क्लियर है। एक बार मैंने इथाइल की साइड में OH दिखा दिया, एक बार मैंने CH3 की साइड में दिखा दिया।
अब कैसे बताऊंगा सिन और एंटी? अब हमें अल्फाबेटिकली प्रेफरेबल ग्रुप देखना होता है। अब क्या देखते हैं हम लोग? अल्फाबेटिकली प्रेफरेबल ग्रुप। बेटा इसका नाम क्या है? इथाइल। शॉर्ट में लिख दूं, इसका नाम क्या है? मिथाइल एमी। इसी तरीके से यहाँ पर इसका नाम क्या है? मिथाइल। इसका नाम क्या है? इथाइल। अब देखो अल्फाबेटिकली प्रेफरेबल कौन है? इथाइल है कि मिथाइल है? मेरे ख्याल से इथाइल है। अगर OH बड़े साइज से कोई घंटा फर्क नहीं पड़ता, अल्फाबेटिकली प्रेफरेबल ग्रुप देखते हैं। अगर OH अल्फाबेटिकली प्रेफरेबल ग्रुप के पड़ोस में साथ में बैठा है तो वो सिन कंडीशन बनती है, और अगर OH अल्फाबेटिकली प्रेफरेबल ग्रुप के ऑपोजिट में बैठा है तो वो एंटी पोजीशन बनती है। कौन सी बनती है? एंटी। तो नाम लिखा जाएगा एंटी इथाइल मिथाइल कीटोक्साइम। इसका नाम देखो, सॉरी उल्टा बोल दिया, क्या बोला जाएगा? सिन इथाइल मिथाइल कीटोक्साइम। और इसको क्या बोलेगा? एंटी इथाइल मिथाइल कीटोक्साइम। तो कीटोक्साइम के केस में ये कंडीशन बनती है क्या? OH एंड अल्फाबेटिकली प्रेफर्ड ग्रुप प्रेजेंट ऑन सेम साइड, तो सिन कंडीशन। और वहीं पे OH एंड अल्फाबेटिकली प्रेफर्ड ग्रुप प्रेजेंट ऑन ऑपोजिट साइड, तो एंटी पोजीशन बनती है। दैट्स इट। तो कीटोक्साइम के केस में हम अल्फाबेटिकली प्रेफरेबल ग्रुप यूज करते हैं। क्लियर है? हाँ है ना? अगर यहीं पर दोनों CH3 होते, अकल लगाओ जरा कि एसीटोन का केस आता, अगर यही दोनों CH3 होते तब क्या मिल पाती हमें ये वाली कंडीशन? बिल्कुल नहीं मिलती। अगर ये दोनों CH3 होते तो हम पता ही नहीं लगा पाते, क्योंकि यहां पर भी मिथाइल होता है, यहां पर भी मिथाइल। तो वही केस, जैसे ऊपर में फॉर्मल्डिहाइड काम नहीं कर रहा था, यहां पर एसीटोन या फिर ऐसे कीटोन्स जिसमें दोनों तरफ सेम एल्काइल ग्रुप जुड़े हो, जिसमें दोनों तरफ सेम एल्काइल ग्रुप जुड़े हो, तो उन केस में हम ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म नहीं देख सकते, उसको भी बताऊंगा। क्लियर है? अभी बेसिक सी चीज ये याद रखो, OH अल्फाबेटिकली प्रेफर्ड ग्रुप के साथ में बैठा है तो सिन, ऑपोजिट बैठा है तो एंटी। इसी तरीके से एक और एग्जांपल है, ये रहा OH यहां पर अल्फाबेटिकली, इसको कहते हैं हम फिनाइल और इसको कहते हैं हम टोलाइल। क्या? टोलिन है और ये फिनाइल बेंजीन वाला कंडीशन है। क्लियर है? तो ये टोलाइल कहते हैं और इसे फिनाइल कहते हैं। तो OH अल्फाबेटिकली प्रेफरेबल ग्रुप के पड़ोस में है और यहां पर अल्फाबेटिकली प्रेफरेबल ग्रुप के ऑपोजिट है, तो ये सिन फिनाइल टोलाइल कीटोक्साइम और ये एंटी फिनाइल टोलाइल कीटोक्साइम। दैट्स इट। कंडीशन याद रखेंगे। क्लियर है? हाँ या ना? तो कीटोक्साइम के केस में हम अल्फाबेटिकली प्रेफरेबल ग्रुप देखते हैं और एल्डोक्साइम के केस में हम हाइड्रोजन और OH को देखते हैं, हाइड्रोजन और OH को। क्लियर है? तो नोट सुनना, इन केस ऑफ कीटोक्साइम द एल्काइल ग्रुप अटैच्ड विद sp2 कार्बन मस्ट बी डिफरेंट फॉर ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। अगर कीटोक्साइम का केस है तो उसके केस में जो sp2 कार्बन है उससे जुड़ने वाले दोनों एल्काइल ग्रुप डिफरेंट होने चाहिए। अगर कीटोक्साइम का केस है तो उसके केस में जो एल्काइल ग्रुप से अटैच्ड, सॉरी उसमें जो sp2 कार्बन से अटैच्ड एल्काइल जो ग्रुप है वो डिफरेंट होने चाहिए, तभी उस केस में हम ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म ऑब्जर्व कर पाते हैं, अन्यथा नहीं मिलती है। क्लियर है यहां तक? अब ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म इन एजो कंपाउंड सुनना, बेसिक सा केस है, जैसे अभी ऑक्साइंस में दिखाया, एल्कीन्स में दिखाया, उसी तरीके से एजो कंपाउंड्स। एजो कंपाउंड्स और कुछ नहीं जिसमें ये एजो लिंकेज मिलती है, सिंगल बॉन्ड एंड डबल बॉन्ड एंड सिंगल बॉन्ड, यहाँ पर कोई R डैश, यहाँ पे कोई R जुड़ा होता है, R डैश। ठीक है ना? तो इस केस में भी हमें ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म देखने को मिलती है और इस नाइट्रोजन पे बैठा होता है एक लोन पेयर, जैसे कि सिंपल केस है, इसमें N डबल बॉन्ड एजो लिंकेज है, ये फिनाइल बैठा है, ये फिनाइल बैठा है और ये दो लोन पेयर बैठे हैं। क्लियर है? तो जब R ग्रुप एक साइड में और लोन पेयर सेम साइड में हो तो वो कंडीशन बनती है सिन। जनरली लोन पेयर से देख सकते हो आप आसानी से। क्लियर है? हाँ या ना? R ग्रुप सेम साइड में हो और लोन पेयर एक साइड में हो तो वो कंडीशन कौन सी बन के आती है? सिन। और उसी तरीके से R ग्रुप ऑपोजिट साइड में हो और लोन पेयर ऑपोजिट साइड में हो तो वो बन के आती है एंटी फॉर्म। इसकी कंडीशन भी एक ही है, क्या? रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन। क्या? रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन अबाउट N डबल बॉन्ड N। क्लियर है? तो यहां पर भी ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म आने की कंडीशन वही है, रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन। दैट्स इट। तो यहां पर सिन और एंटी ही चलता है जैसे कि ऑक्साइड्स में। अभी R ग्रुप सेम साइड में तो सिन फॉर्म, R ग्रुप ऑपोजिट साइड में है तो एंटी फॉर्म। दैट्स इट। क्लियर है? तो ये चार बेसिक से कंपाउंड्स हैं जिनमें हम लोग ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म जनरली ऑब्जर्व आसानी से कर लेते हैं। क्लियर है? तो उम्मीद करूंगा ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म के सारे कंसेप्ट आपको क्लियर होंगे।
तो क्या थी, किस किस में मिलती है, क्या क्या कंडीशन सिस ट्रांस की, सिन एंटी की, क्या क्या प्रॉपर्टीज होती हैं सिस और एंटी फॉर्म, सिस और ट्रांस फॉर्म की, वो सारी चीजें मैंने आपको डिस्कस करा दी। तो वही बताया, एल्कीन्स हो गया, ऑक्साइम्स हो गया, साइक्लो एल्केन्स हो गया, एजो कंपाउंड हो गया, और इसी के साथ आपकी ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म कंप्लीट होती है। तो बेटा स्टीरियो आइसोमेरिज्म की कॉन्फिगरेशनल की पहली टाइप दैट इज ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म कंप्लीट होती है। क्लियर है? अब इसी तरीके से कॉन्फिगरेशनल आइसोमेरिज्म एक और टाइप की होती है, कौन सी? ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। अब उसकी बात करेंगे हम लोग। क्लियर है? तो इस सेशन को मैं यहीं पर एंड कर रहा हूं। मुझे पता है छोटा सेशन बना है, बट क्योंकि जो अगला टॉपिक है ना बेटा, वो पूरा एक नया ही टॉपिक है जिसको मैं इस टॉपिक में मिक्स नहीं कर सकता, नहीं तो कंफ्यूजन क्रिएट हो जाएगा आप लोगों को। क्लियर है? तो उम्मीद करूंगा यहां तक आपको सारी बातें क्लियर होंगी अबाउट ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, किस किस में मिलती है और क्या क्या कंडीशंस है, वही मेन है, वही याद करके रखनी है आपको। ठीक है बेटा? तो उम्मीद करूंगा आप लोगों को मेरा ये सेशन जरूर पसंद आया होगा। तो वीडियो को जरूर लाइक करें और हमारे चैनल अग्रबंधु ज्ञान केंद्र को सही बच्चे जरूर सब्सक्राइब करें। अगले सेशन में ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म के साथ मिलता हूं। थैंक यू वेरी मच।